नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, लेटेस्ट जॉब अपडेट्स या फिर यूँ एजू अपडेट्स भी आप कह सकते हो, तो उसके संबंध में वीडियो जो है काफ़ी लंबे समय बाद आज मैं लेकर आया हूँ। थोड़ा सा समय की कमी भी रही इस दौरान। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो में बेरोजगारों के लिए जो है एक तरीके से जो बेकार जो एक तरीके से निकलवाने का तरीका सरकार के लिए बन गया है, जिसे बेरोजगारी भत्ता कहा जाता है, बेकार भत्ता भी कहने लग गए। तो उसके बारे में देखिए क्या अपडेट है। बेरोजगार युवा अब करेंगे राजकीय कार्यालयों में इंटर्नशिप, 3 महीनों का कौशल प्रशिक्षण अनिवार्य। तो दोस्तों, जनवरी 2022 से ये जो है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना लागू हो रही है। और मैंने आपको लगभग 1 डेढ़ या 2 महीने पहले अपडेट भी दिया था कि अब प्रतिदिन 4 घंटे आपको काम करना पड़ेगा, और वो भी 3 महीने तक करना पड़ेगा, तब जाके आपको जो है ये बढ़ा हुआ जो बेरोजगारी भत्ता है या जिसे बेकार भत्ता कहा जाता है वो आपको मिलेगा। और देखिए, इसमें आवेदन प्रक्रिया जो है वो ये है कि बेरोजगारी भत्ते के लिए जो पात्र प्रार्थी हैं यानी कि जो अभ्यर्थी हैं, वो बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए स्थानीय रोजगार कार्यालय जहां वह पंजीकृत हैं ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदन की तिथि से पहले स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है। तो फॉर्म भरने से पहले वहां रजिस्ट्रेशन आपका होना जरूरी, कहाँ पर, जिस जगह के आप हो वहां के रोजगार कार्यालय में। अब देखिए, कौशल प्रशिक्षण जो है वो न्यूनतम 3 महीने का होगा। कौशल प्रशिक्षण RSLDC के माध्यम से और उसके द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों का मान्य होगा। यदि किसी आवेदक ने पहले ही प्रोफेशनल कोर्स जैसे B.Ed, B.Tech, MBBS, BSc नर्सिंग, बी फार्मा आदि की डिग्री, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो 3 महीने के कौशल प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए, एक सामान्य डिग्री जो होती है वो होता है दोस्तों BA, BSc, B.Com वगैरह, ठीक है दोस्तों। तो ये होती है सामान्य सी चीज़ें। लेकिन अगर कोई B.Tech करे, मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी करे, या कोई ऐसे दोस्तों जो है बी फार्मा करे, बी फार्मा, और दोस्तों इसी के फार्मेसी में जो होती है अपने डिग्री डिप्लोमा, और इसी के साथ साथ जो है एक दोस्तों और अगर ऐसा कोर्स की बात करूं तो BCA होता है दोस्तों, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ऐसे जो कोर्सेज होते हैं वो किसी न किसी एक जॉब के अकॉर्डिंग होते हैं, जिनको हम एक जो है बिजनेस बेस्ड जो है एक तरीके से डिग्री या डिप्लोमा कह सकते हैं, तो उनको नहीं करना है। जैसे यहाँ उदाहरण भी है कि B.Ed और B.Tech, उनको ये जो है 3 महीने का कौशल प्रशिक्षण नहीं लेना है। MBBS जिनके पास डॉक्टरेट की डिग्री है उनको नहीं लेना है। BSc नर्सिंग वालों को और बी फार्मा वालों को, ये भी मेडिकल से ही है, तो इनको नहीं लेना है। जो सामान्य, जैसे किसी ने केवल BA ही किया है, तो उनको तो फिर कोई ट्रेनिंग लेनी होगी। क्यों ये ज़रूरी है? ताकि वो किसी एक जो कोर्स है उसका प्रशिक्षण प्राप्त कर पाएँ, उसको एक स्पेशलाइज कर पाएँ। जैसे B.Ed जो है वो एक स्पेशल डिग्री है। स्पेशल से मेरा मतलब ये नहीं कोई बहुत विशेष है, इसको लेना मुश्किल है, ऐसा नहीं कह रहा मैं। स्पेशल से जो मेरा तात्पर्य है वो ये है दोस्तों कि ये किसी एक जॉब के अकॉर्डिंग है, ये किसी कोर्स के ऊपर बेस्ड है। तो बस ऐसे जिन्होंने कोई स्पेशल कोर्स किया है, जो डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, तो उनको ये कौशल प्रशिक्षण जो है वो नहीं करना होगा। बाकी आपको पता है कि योजना में पात्र पुरुषों को 4,000 प्रति महीने, ट्रांसजेंडर महिला और विशेष योग्यजन प्रार्थी को 4,500 रुपये प्रति महीने जो है बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जा सकेगा। भत्ता 2 वर्ष की अधिकतम अवधि और रोजगार पाने अथवा स्वयं का रोजगार जो भी पहले हो उस तक मिलेगा। तो मैक्स टू मैक्स 2 साल तक ही मिलेगा। ऐसे नहीं है कि आपने 6 साल की एज में एडमिशन लिया स्कूल में, आपने जो है BA B.Ed जो है लगभग आपने 16-17 साल में कर दिया, तो 17 + 6 ये लगभग 23-24 साल हो गए। तो आप बस 24 से शुरू करो, 40 तक लेते जाओ 16 साल, तो ऐसे तो नहीं होगा। ये केवल 2 साल तक ही मिलता है। और 4 से 5 हज़ार रुपये प्रति महीने है, तो लगभग ये 1 लाख समथिंग आई थिंक हो जाते हैं 24 महीनों के, तो लगभग 96,000 समथिंग होते हैं। तो लगभग 1 लाख आप इसको समझ सकते हो। तो ये इतना भत्ता आपको मिलेगा 2 साल के लिए। उसमें भी कंपटीशन है, बहुत सारे आवेदन होंगे, उसमें से अलग अलग बच्चे सेलेक्ट होंगे, और उसके बाद ही जो है आपको ये आवेदन जो है मान्य होगा और आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और जिनके पास ऐसी कोई स्पेशलाइज डिग्री नहीं है या डिप्लोमा नहीं है या ऐसा कोई सर्टिफिकेट जो एक किसी सिलेबस या कोर्स के ऊपर बेस्ड हो वो नहीं है, तो फिर उनको 4 घंटे रोज का जो है इंटर्नशिप अलग से करनी पड़ेगी, और उसके बाद ही जो है इनका ये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो इसी को कहते हैं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। कई सारे बच्चे हैं जो इनमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि विद्या संबल और युवा संबल क्या है। तो युवा संबल योजना दैट मीन्स कि बेरोजगारी
भत्ता और विद्या संबल योजना यानी कि कॉलेज और स्कूल विशेषकर जो आवासीय विद्यालय हैं, मतलब कि जो हॉस्टल छात्रावास हैं, उसमें जो गेस्ट फैकल्टी को लगाया जाता है, जो टेम्परेरी 1 साल के बेस पे जो अपने शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है अस्थायी तौर पे, तो उसको कहते हैं विद्या संबल योजना। अगली अपडेट जो है दोस्तों वो इग्नू से संबंधित है, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से, जहां पर जनवरी 2022 सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि जो है वो बढ़ा के, पहले 30 नवंबर थी, अब उसको बढ़ा के जो है आगे दोस्तों 15 दिसंबर तक कर दिया है। जुलाई 2021 सत्र के लिए अभ्यर्थी 7 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। तो 1 जनवरी वाला सत्र रहता है, 1 जुलाई वाला सत्र रहता है। जैसे अपने जो जुलाई और अपने दिसंबर के 2 जो सत्र होते हैं यूजीसी के नेट के लिए, जो एग्ज़ाम के लिए आप भरते हो फॉर्म, तो वैसे ही साल में 2 बार इनके एडमिशन होते हैं, वीएमओयू के और इग्नू के, तो नेट की तरह फॉर्म भरे जाते हैं। तो यहाँ से आप जो है वो आपके नॉर्मल जो कोर्सेज वगैरह आपको करने हैं एमएससी, तो आप ओपन में कर सकते हो। तो नेशनल लेवल पे ओपन इग्नू है और अपने स्टेट लेवल पे जो ओपन है वो वीएमओयू। कई सारे बच्चे भी क्वेश्चन करते हैं कि एक रेगुलर डिग्री हम कर रहे हैं, जैसे बीएड कर रहे हैं, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, रेगुलर डिग्री है, और साथ ही साथ हम प्राइवेट तो नहीं कहूँगा मैं, ओपन के बेस पे अगर हम वीएमओयू से या इग्नू से अगर कोई मास्टर्स की डिग्री करते हैं, चाहे वो एमए हो, एमएससी या एमकॉम करते हैं, तो दोनों मान्य है क्या? तो बिल्कुल मान्य है। दोनों रेगुलर एक साथ मान्य नहीं होती, दोनों ओपन एक साथ मान्य नहीं होती, एक रेगुलर और एक ओपन जो है वो मान्य होती है। यानी कि आप बीएड और एमए साथ में कर सकते हो, बीएड और एमएससी या एमकॉम साथ में कर सकते हो, बशर्ते कि एक रेगुलर हो और एक ओपन से हो। ओपन के 2 ही हैं अपने मेन, एक इग्नू नेशनल लेवल पे और जैसे मैंने बताया स्टेट लेवल पे वीएमओयू वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्पेशल एजुकेशन के बारे में। तो देखिए, विशेष शिक्षा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश को लेकर विद्यार्थियों के लगातार बढ़ते क्रेज से राजस्थान के कॉलेजों की कट ऑफ में काफ़ी उछाल आया है। तो एक सीट पर 40 अभ्यर्थी दौड़ में हैं, तो अच्छा खासा कंपटीशन हम कह सकते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद जो है वो इसके जो है फॉर्म वगैरह भराता है। मैंने आपको कुछ दिन पहले अपडेट भी किया था एक ऐसे ही अपडेट वाले वीडियो में, और कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने ये पोस्ट डाली थी कि कोई स्पेशल टीचर बनना चाहता है जो दिव्यांगजनों को पढ़ाई करवाता है, जो विशेष योग्यता जो धारण करता है और फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाता है, तो उनके लिए ये जो है ट्रेनिंग वगैरह का जो है सारा इंतजाम, सारी प्रक्रिया करते हैं। देखिए अब कैलेंडर क्या रहेगा। कॉलेजों में दस्तावेज जमा कराने के लिए 15 दिसंबर तक का समय है। जिला स्तरीय टीम की पहली बैठक जो है 16 दिसंबर तक होगी। पहली प्रवेश सूची जो एडमिशन लिस्ट जारी होगी वो 17 दिसंबर तक है। फिर अभ्यर्थियों का दाखिला यानी कि एडमिशन का जो समय है वो तकरीबन 6-7 दिन का है, 18 से 24 दिसंबर तक का। और रिक्त सीटों पर जो प्रवेश है और आरसीआई में जो सत्यापन है वो 30 दिसंबर तक, जो वैकेंट पोस्ट सीट्स रह जाएंगी, पोस्ट तो नहीं कहेंगे। और नया शैक्षिक सत्र जो है वो 25 दिसंबर से शुरू होगा। तो उसमें फिर आई थिंक 1 या 2 साल का अलग अलग इसमें, क्योंकि इसमें वैरायटी खूब सारी होती है कि आप किस प्रकार के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, तो वो मोस्टली 2 साल का ही होता है इसमें। तो उसमें फिर क्या है कि आप आगे स्पेशल टीचर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे अपने सेकंड ग्रेड में भी स्पेशल टीचर की पोस्ट एक बार आई थी 2016 या 18 में, थर्ड ग्रेड में कई बार आती रहती हैं। थर्ड ग्रेड में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे एक तो लेवल फर्स्ट, एक लेवल सेकंड, जो पहली से 5वीं वाले, फिर सेकंड वाले 6ठी से 8वीं वाले, उसमें भी फिर 2 भाग हो जाते हैं, एक टीएसपी, एक नॉन टीएसपी एरिया अनुसूचित क्षेत्र, और एक जो है गैर अनुसूचित क्षेत्र, और उसमें भी फिर 2 भाग होते हैं, एक तो स्पेशल टीचर और एक नॉर्मल टीचर। तो खूब सारे पार्ट्स उसमें जो हो जाते हैं। बाकी अपडेट जो है वो आपके सामने है, और बाकी आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और एचडी जो है 720 पिक्सल करके आप पूरी अपडेट पढ़ सकते हो, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। अगली अपडेट जो है दोस्तों वो है अधीनस्थ बोर्ड यानी कि आरएसएम एसएसबी ने पूर्व प्राथमिक जो दोस्तों प्री प्राइमरी स्कूल्स के लिए जो टीचर की जो दूसरी सिलेक्शन लिस्ट है वो जारी कर दी है। इसमें 327 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया गया है। इसमें 322 जो है वो नॉन टीएसपी के और 5 टीएसपी एरिया के बच्चे थे। पिछले साल भी 512 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की गई थी। अब तक एनटीटी भर्ती में 839 अभ्यर्थियों का चयन किया जा चुका है, लेकिन खास बात यह है कि अभी भी 511 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन जो है वो शेष है। अगली अपडेट की ओर पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग राजस्थान जयपुर। तो देखिए जो प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मैट्रिक, मतलब आप समझते हो, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, उसमें जो बच्चे या बच्चियां जो अल्पसंख्यक समुदाय के, कुछ दिन पहले मैंने एक और अपडेट आपको दी थी छात्रवृत्ति के संबंध में। तो अल्पसंख्यक समुदाय कौन है? जो अपने हिंदू धर्म को मानने वाले बच्चे और बच्चियां हैं, उनके अलावा जितने भी हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, यहूदी हैं, पारसी हैं, जो भी हैं,
हिंदू के अलावा वो सारे अल्पसंख्यक में आते हैं, मतलब जिनकी संख्या मुख्य धर्म को मानने वालों से कम हो तो वो अल्पसंख्यक है। पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक है, यहाँ पर मुस्लिम और बाकी जो धर्म को मानने वाले वो अल्पसंख्यक हैं। तो उनके जो छात्र और छात्राएं हैं, जो बच्चे और बच्चियां हैं, वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जो है ये जो छात्रवृत्ति है, स्कॉलरशिप, इसके संबंध में जहाँ पर देखिए वर्ष 2021-22 जो भी सत्र चल रहा है उसके नवीन और नवीनीकरण ऑनलाइन आवेदन जो 18/8/2021 से शुरू हुए थे, उनके आवेदन की जो अंतिम तिथियों में वृद्धि की गई, मतलब 18 अगस्त से आवेदन शुरू हुए थे और अभी तक चल रहे हैं। तो उसमें कुछ एक डेट्स चेंज हुई हैं, रिवाइज हुई हैं। तो देखिए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स जो छात्रवृत्ति है उसके लिए 15/12/2021 और INO द्वारा सत्यापित करने की और जिला स्तर से सत्यापित करने की जो तिथियां हैं वो फिर और आगे बढ़ती जाएंगी। तो सत्यापन पूरा होता है कि हाँ आप इस धर्म के मानने वाले हो कि नहीं हो, तो ये सारी प्रोसेस है। तो लास्ट डेट इसमें आपके 15 दिसंबर रहेगी। और देखिए जैसे मैंने बताया, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, ये सारे जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं अपने भारत में, तो वो इसमें आते हैं। और देखिए वह भारत में सरकारी या निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों, तकनीकी या व्यावसायिक संस्थानों में अध्ययनरत रहा हो या अध्ययन कर रहा हो अभी, तो बच्चा या बच्ची जो भी है वो अभी रेगुलर पढ़ रहा हो, तो देखिए सरकारी या निजी विद्यालयों में जो है, जाहिर सी बात इसमें नियमित का तो कहा नहीं है बट ये जरूर है, मतलब वो पढ़ रहा होना चाहिए। शायद प्राइवेट को भी इसमें अनुमति दे दें, बट ऐसे ही बैठे हों तो उनको नहीं मिलेगी। और अध्ययन किया जा रहा पाठ्यक्रम न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि का हो, तो कम से कम 1 वर्ष की अवधि वाले पाठ्यक्रम, जैसे जो लाइब्रेरियन और जो फायरमैन वाले जो पाठ्यक्रम होते हैं वो मोस्टली 6 महीने के होते हैं, तो वो वाले मान्य नहीं होंगे। न्यूनतम 1 साल वाला जो भी पाठ्यक्रम है तो वो इसमें मान्य होगा। आगे देखिए 50% अंक जो है प्राप्त किए हो पिछली कक्षा में, तो जो भी जिस भी कक्षा में हो तो उसमें 50% अंक जो है वो कम से कम होने चाहिए। और आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर जो ये सारे परामर्श की बातें जो है वो अवेलेबल हैं, तो वो भी आप देख लें, फिर जाके वहाँ जो है आप फॉर्म भरें। FAQ भी अवेलेबल है, मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो भी अवेलेबल हैं, जिसमें आप अपने प्रश्नों को उत्तर पा सकते हो। और बैंक खाते का वगैरह विवरण भी होना चाहिए ताकि उसमें आपके पैसे आ जाएं। बाकी जो अपडेट है वो आपके सामने, आप खुद वीडियो को पॉज करके और HD में करके देख लीजिएगा। अगली अपडेट की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। देखिए निदेशालय स्तर पर विभागीय जांच के लिए 2000 से भी ज़्यादा प्रकरण बाकी। आपको पता होगा कि 16 CCE और जो 17 CCE जो है वगैरह ऐसे नोटिस होते हैं अलग अलग सर्विसेज में, तो उसके काफ़ी सारे मैटर, या फिर हर एक शिक्षक को एक जिम्मेदारी दी गई होती है कि आपके विषय से इतने कम से कम अभ्यर्थी पास होने चाहिए। अभ्यर्थी तो नहीं कहूँगा, यहाँ पे विद्यार्थी कहूँगा क्योंकि स्कूल की बात हो रही है। तो वो जब नहीं होते तो उनके ऊपर प्रकरण दर्ज होता है कि क्यों नहीं हुए, उनको जवाब देना पड़ता है। तो ऐसी खूब सारी जो क्वेरीज हैं वो अभी भी बाकी है, बहुत सारे मैटर हैं जो अभी भी बाकी हैं, तो उन पे मैं समझता हूँ शिक्षक वेट कर रहे हैं। और आगे अगर इसमें से कोई एक चीज़ साबित हो गई कि हाँ आपकी गलती है, तो फिर उसका प्रमोशन पर भी जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये भी थोड़ा उनको ध्यान देने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए और यही वो बेरोजगारों वाला जो भत्ता है उसके संबंध में अपडेट है, और यहाँ पर आप फॉर्म की संख्या भी देख सकते हो, जो है कहाँ से कितने फॉर्म भरे गए हैं, पूरी डिटेल जो है वो आपके सामने है। अब इंटर्नशिप क्यों ज़रूरी है ये भी चीज़ें यहाँ पर है, और कौन कोर्स करवाएगा, प्रशिक्षण कहाँ मिलेगा, कोर्स पास करने पर ही क्या भत्ता मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें भी है। जिनके पास पहले प्रोफेशनल डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर उनको ये कोर्स करना पड़ेगा। और हर साल 6 लाख बेरोजगार दौड़ में रहते हैं, तकरीबन 2 लाख को ही जो है भत्ता मिलता है। अभी तक 2.60 लाख जो है को भत्ता मिल चुका है, तो इतने अभ्यर्थियों को मिला है। और देखिए जो है पहले 1.60 लाख यानी कि लगभग 1.25 लाख को ही भत्ता मिलता था, अभी तकरीबन 2 लाख की अपडेट भी हमने देखी कई जगह। तो 2 लाख अभ्यर्थियों को ही मिलेगा, सभी को नहीं मिलेगा। तो ये भी कुछ चीज़ें। और बाकी जो प्रश्न है आपके कि प्रशिक्षण में किन को छूट है, विभाग प्रोफेशनल कोर्स वालों को भत्ते की राशि अब कैसे देगा, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने। आप थोड़ा सा वीडियो का HD कीजिएगा, और बाकी संख्या भी जारी है तो वो भी आप देख सकते हो। अगली अपडेट दोस्तों है प्रदेश के 11 लाख से अधिक स्काउट और गाइडों के लिए है, जो युवा संबल खेल विभाग की ओर से अपने जो है वादों को पूरा कर रहा है। आपको पता होगा कि जो रिजर्वेशंस होते हैं वो यूँ तो अलग अलग कास्ट वाइज होते हैं,
लेकिन फिर दिव्यांगजनों के अतिरिक्त हम देखें तो एक्स सर्विसमैन को रिजर्वेशन होते हैं, जो दोस्तों अपने स्पोर्ट्स पर्सन है एसपी कैटेगरी जिसको बोलते हैं उनको भी रिजर्वेशन होता है। तो अब इन नियर फ्यूचर जो है स्काउट गाइडों के लिए भी नौकरी में अलग से कोटा होगा, अलग से जो है रिजर्वेशन दोस्तों होगा। तो सरकारी नौकरियों में आवेदन के समय अब युवाओं को विशेष श्रेणी का कॉलम दिया जाएगा। इसमें जो है खिलाड़ी, स्काउट, एनसीसी और एनएसएस का अलग से निर्धारण होगा। तो मतलब स्पोर्ट्स पर्सन के साथ ही जो है इनको अभी जो है दोस्तों रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब ये कितने प्रतिशत तक होगा या स्पोर्ट्स पर्सन की जो कैटेगरी उसके अंदर कितने प्रतिशत तक होगा, तो वो तो यहाँ अभी स्पष्ट नहीं है। जैसे इनकी अलग कट ऑफ वगैरह जारी होगी तो कुछ एक चीज़ें और भी पीडीएफ वगैरह से पता चल जाएंगी कि क्या इसमें जो है गाइडलाइंस हैं और क्या इसमें जो है नियम वगैरह रखे हैं। और बाकी आप रिजर्वेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हो कि किस कैटेगरी को कितने प्रतिशत आरक्षण है, चाहे वो अपने जनरल हो, एससी हो, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, जिसे पहले एसबीसी भी बोलते थे, ईडब्ल्यूएस जो जनरल में से अलग कैटेगरी बनी, और उसके अलावा जो है स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें, एक्स सर्विसमैन की बात करें, आरएस वगैरह में जो है गैर राजपत्रित कर्मचारी वगैरह जो होते हैं उनको जो रिजर्वेशन मिलता है वो है, और एक्स सर्विसमैन को कितना है, सारी चीज़ें एक वीडियो में अवेलेबल है। उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो उसमें आपको रिजर्वेशन के संबंध में काफ़ी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों प्रबोधक की। तो जो पैरा टीचर्स वगैरह हैं तो उनको प्रबोधक से वरिष्ठ प्रबोधक बनने की खुशी के बीच चयन का आधार क्या होगा, इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। सालों से सेवाएं दे रहे प्रबोधक के अनुसार अनुभव अर्थात ज्वाइनिंग तिथि के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण होना चाहिए, जबकि दूसरी ओर साक्षात्कार के अंक के वरीयता सूची के अनुसार चयन होने की बात सामने आ रही। तो देखिए साक्षात्कार का मैटर जो है मैं कभी भी इसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। हाँ, आरएएस में होता है, आईएएस में होता है, अपने कॉलेज लेक्चरशिप में होता है, और जो अपने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल वगैरह हैं उनमें जो बच्चे चयनित होते हैं, बच्चे तो नहीं कहेंगे शिक्षक जो चयनित होते हैं उनके लिए इंटरव्यू होता है, और एपीएस जो आर्मी पब्लिक स्कूल है वहाँ होता है, केंद्रीय विद्यालय जो केवीएस वगैरह होते हैं उनमें भी इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू तो खैर है, बट इसमें थोड़ा भाई भतीजावाद का रहता है एक चांस, तो मैं इसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अब ये ज्वाइनिंग जो डेट है उसके बेसिस पे तो ये बना नहीं रहे सीनियरिटी लिस्ट, लेकिन ये जो है साक्षात्कार के अंकों के आधार पर बना रहे हैं। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा इसमें जो पहले लगे हैं, जो पुराने जो प्रबोधक हैं, पैरा टीचर्स हैं, तो उनको इसमें थोड़ा सा हानि हो सकती है, और जो नए लगे हैं जिनकी जो जान पहचान अच्छी है तो वो थोड़ा सा इसमें लाभ में रह सकते हैं, और थोड़ा सा इसमें भाई भतीजावाद का, जातिवाद का, क्षेत्रवाद का जो है वो मैटर बन सकता है। तो ये पूरी अपडेट है, मैंने स्क्रॉल कर दी है, आप एचडीएम करके इसको पढ़ लीजिएगा ये और क्या क्या इसमें चीज़ें बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए सरकार की ओर से जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है उसमें प्री प्राइमरी कक्षाएं खोलने की घोषणा आपको पता है, और इसके लिए जो नॉर्मल जो टीचर्स थे जो अपने प्राइमरी के, सेकेंडरी के, उनको साक्षात्कार के माध्यम से इंग्लिश मीडियम में चयनित किया गया, सेलेक्ट किया गया। तो अभिभावक भी उत्साहित है कि चलो अब सरकारी स्कूलों में भी प्री प्राइमरी जैसे केजी, यूकेजी, एलकेजी, प्रेप वगैरह जो नर्सरी की जो क्लासेस होती हैं वो मिल पाएंगी। तो ये तो खुशी की बात है, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुई हैं ये चीज़ें, तो थोड़ा सा पता नहीं कितना समय लगेगा। आपको पता है कि हर एक जिला स्तर पे तो है ही है, साथ साथ जो उपखंड स्तर हैं और जो ब्लॉक लेवल जिसको कहते हैं उस स्तर पे जो है ये महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए हैं। तो उसमें देखते हैं अभी कब तक क्लासेस शुरू होती है और बच्चों को इसका लाभ मिलता है। और राज्य सरकार ने बेरोजगार और निम्न आय वर्ग को आर्थिक राहत के लिए 7 अगस्त को इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की, लेकिन इस योजना मिलने वाले ऋण के लिए बैंकों के आदेश अभी तक जारी नहीं करना बड़ी भूल साबित हो रही है। देखिए दोस्तों, जो बेरोजगार हैं वो अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उनको जो है दोस्तों लोन मिलता है सरकार की ओर से, तो उस लोन के लिए आदेश तो आ गए लेकिन बैंकों ने अनुमति नहीं दी, इसीलिए ये इंदिरा गांधी जो ऋण योजना है इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। और कोई अभ्यर्थी ऐसे हैं कि चलो अपने तो नौकरी में करियर नहीं बनाना है, कोई प्राइवेट अपना छोटा मोटा बिजनेस करेंगे और उसमें हम ग्रो करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कोई स्टार्टअप है छोटा मोटा वो करेंगे, तो उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो सरकार ने योजना तो शुरू कर दी लेकिन बैंकों ने कहा कि हमारे पास आदेश नहीं आए, तो ऐसे करके ये मैटर जो है वो सामने आया। भीलवाड़ा की बात करें तो लक्ष्य 11,144 का था, आवेदन 1,530 है, उसमें भी ये लोग दे नहीं रहे पैसे। तो मैं समझता हूँ कि बेरोजगारों के साथ ही एक और जो है त्रासदी हो गई है। और बाकी पूरी अपडेट को मैंने स्क्रॉल कर दिया है, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, आप बिल्कुल इसको पढ़ लीजिएगा कि क्या इसमें बातें और लिखी गई हैं।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अच्छी खबर है दिव्यांगजनों के लिए कि राज्य सरकार ने सीधी भर्तियों, अब देखिए कई सारे बच्चे सीधी भर्ती में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, असमंजस में रहते हैं कि सीधी भर्ती में और बिना सीधी वाली भर्ती में क्या फ़र्क है। तो देखिए सीधी भर्ती का मतलब ये नहीं है कि आपको बिना एग्ज़ाम ले लेंगे। सीधी भर्ती का मतलब ये है कि आपको प्रमोशन के माध्यम से नहीं लिया जा रहा, आपको डायरेक्ट बेरोजगार से रोजगार वाला जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, चाहे उसमें 2 एग्ज़ाम हो सकते हैं, 1 एग्ज़ाम हो सकता है, आपको जो है आपको पिछले जो आपका शैक्षणिक जो करियर वगैरह है, जो शैक्षणिक रिकॉर्ड है, उसके बेस पे लिया जा सकता है। जैसे डाक विभाग में लेते हैं 10th के अंकों के बेस पे, और रीट में भी अंक थोड़े जुड़ते हैं अपने स्नातक वाले। और बाकी देखें तो प्रोसेस अलग अलग है। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए दो पेपर होते हैं, 1 एग्ज़ाम होता है। और बात करें कॉलेज लेक्चरशिप के लिए तो उसमें फिर एग्ज़ाम होता है प्लस साक्षात्कार होता है। तो ये सारे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। अब इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होती है, किसी भी विभाग में कोई भी जो पद है वो पदोन्नति के माध्यम से यानी कि प्रमोशन के माध्यम से भरा जाए तो उसको इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहते हैं। तो जैसे कोई 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड बन जाए, 2nd ग्रेड से 1st ग्रेड बन जाए, तो ये जो है वो इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ये प्रमोशन के माध्यम से पद भरे जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो जो हेडमास्टर का पद होता है उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होती है, मतलब सीधे हेडमास्टर भर्ती के माध्यम से लिए जाते हैं, 5 साल एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और प्रिंसिपल का जो पद है अपने राजस्थान में वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से कभी नहीं भरा जाता। वो जो कॉलेज लेक्चरर हैं वो अभी उप प्रधानाचार्य यानी कि वाइस प्रिंसिपल बनते हैं, और वाइस प्रिंसिपल से वो जो है प्रिंसिपल यानी कि प्रधानाचार्य के पद पे पदोन्नत होते हैं। तो ऐसे करके वो इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट का पद है। डीओज का भी ऐसा ही है, बीओज का भी ऐसा ही है। तो देखिए राज्य सरकार ने सीधी भर्तियों के साथ ही पदोन्नति में दिव्यांगों को 4% आरक्षण का लाभ देने का निर्णय लिया है। साथ ही इन्हें सीधी भर्ती में आयु सीमा और न्यूनतम अंकों में छूट का भी लाभ दिए जाने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इससे संबंधित परिपत्र का अनुमोदन कर दिया है। सीएम अशोक गहलोत ने दिव्यांग आरक्षण के प्रावधानों की पालना के लिए प्रत्येक विभाग में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के भी निर्देश दिए हैं। तो ये अच्छी बात है। डायरेक्ट भर्ती में तो 3 से 4% आरक्षण है ही है, और अभी जो है प्रमोशन में भी जो है 4% का आरक्षण का लाभ दे दिया गया। अब देखिए प्रमोशन में किस किस को आरक्षण है, दिव्यांगजनों को है, और जो बहुत सारी कैटेगरी जैसे मैंने आपको कुछ ही 2-4 अपडेट पहले में बताई थी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, एसबीसी जिसको कहते थे, तो ये सब में ये नहीं होता। मतलब कि केवल एससी एसटी को ही प्रमोशन में जो है आरक्षण का सिस्टम है। बाकी ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को, एमबीसी को, जनरल को, इसमें से किसी को भी प्रमोशन में आरक्षण नहीं है। प्रमोशन में आरक्षण खाली एससी, एसटी और अभी जो है दिव्यांगजनों को ही है। तो दिव्यांगजन तो मैं समझता हूँ बिल्कुल होना चाहिए उनको आरक्षण का सिस्टम। बट एससी एसटी को देखो शुरुआत में मिल गया, बार बार मैं थोड़ा सा इसको मैं सपोर्टिव नहीं हूँ। शायद एससी एसटी के अभ्यर्थी जो है थोड़ा बुरा भी मान जाए कि सर क्या कह रहे हो। देखिए बार बार जो प्रमोशन होता है ना, वो एक अभ्यर्थी को जो है थोड़ा सा अंदर से कमज़ोर बना देता है कि उनको पता है कि अपना तो हो जाएगा, तो थोड़ा सा निष्क्रमण वाली चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, शुरुआत में आरक्षण बहुत अच्छी बात है, लेकिन बार बार जब होता है ना तो फिर लोग भी उसको थोड़ा सा उस सम्मान की नज़र से नहीं देखते जितना देखना चाहिए। तो बार बार आरक्षण तो खैर जो दिव्यांगजन वगैरह है उनको होना चाहिए। बाकी तो ठीक है, अब देखो अपना संविधान है, नियम है, तो सभी को कुछ ना कुछ लाभ और कुछ हानियाँ है ही हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए ईडब्ल्यूएस कोटे की बात करेंगे तो इसके लिए 8 लाख की जो आय सीमा है उसकी अब समीक्षा की जाएगी, और संभव ये है कि ये हवा से 8 लाख नहीं निकाल सकती। ये भी देखो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है, जो न्यायाधीश महोदय हैं। और देखिए अब इसमें पूरी अपडेट तो आपके सामने है। अब हो सकता है कि इसको थोड़ा सा और कम ज़्यादा कर दें। जो संभावना जो है मोस्टली वो ये है कि 8 लाख, देखिए लिखा हुआ है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की 8 लाख वार्षिक आय की सीमा पर केंद्र फिर से विचार करेगा, और इसके लिए 4 हफ्ते का जो है समय भी मांगा है। तो 8 लाख से थोड़ा सा शायद कम किया जाए, क्योंकि देखिए जब 8 लाख की आय सीमा की बात आती है तो महीने के लगभग आई थिंक 60,000 समथिंग बन जाते हैं। तो 7.25 लाख होते हैं, 60 से 70,000 लगभग जो है आय होती है। तब जो है सालाना 8 लाख होती है। अब 60 से 70,000 का मतलब ये है कि कोई फर्स्ट ग्रेड का बच्चा है, जो भी नया भी फर्स्ट ग्रेड लगता है, उसकी भी इतनी अच्छी पेमेंट होती है। तो सोचिए कि 20 साल बाद उसका लड़का कोई फॉर्म भरेगा, तो देखिए फर्स्ट ग्रेड के लड़के को कहाँ आरक्षण की ज़रूरत है फिर। तो ये चीज़ें थोड़ा सा शायद मुझे ये लगता है, पर्सनली मैं अपना व्यू रख रहा हूँ, शायद अब देखो सरकार क्या करे क्या नहीं करे, लेकिन इसमें थोड़ा घटाने के जो है चांसेस हैं, क्योंकि 8 लाख की आय सीमा में काफ़ी सारे जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी आ जाते हैं। मैं अपनी
अपने ऑल ओवर द विलेज जो जहाँ जो है रहा करते थे, तो उसके बेस पे अगर बात करूँ तो एक या दो भी कोई शायद लड़के होंगे जो इसमें नहीं आएंगे, बाकी तो सारे जनरल वाले इसमें आ जाएंगे। तो फिर इधर जो है भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा पड़ जाती है, और कई बार ऐसा होता है जनरल से EWS की ज़्यादा भी कट ऑफ जाती है, तो उसके पीछे शायद यही रीज़न दोस्तों होता है। और यही कुछ एक अपडेट्स थी पिछले ऑलमोस्ट अ वीक की, तो मेन अपडेट्स मैं आपके सामने लेकर आ गया। और बाकी दोस्तों जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वगैरह आएंगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोस और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।